नमस्ते। आज हम आधार पाठ्यक्रम का व्याख्यान शुरू कर रहे हैं। आधार पाठ्यक्रम में हिंदी में पहली इकाई में 3 रचनाएं हमारे सामने हैं। 3 अलग अलग रचनाएं हैं। एक सुमित्रानंदन पंत की भारत माता कविता है, दूसरी परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, और तीसरा एक एकांकी है डॉक्टर मोहन राकेश का बहुत बड़ा सवाल। ये 3 रचनाओं पर हम संक्षिप्त बातचीत करेंगे। ये 3 अलग अलग क्षेत्र की रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत हिंदी के छायावाद के प्रमुख कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि थे और उन्होंने वीरता ओजपूर्ण कविताओं पर बहुत काम किया है, बहुत लिखा है उन्होंने। मोहन राकेश आज़ादी के बाद हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी उपन्यास में एक प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं और उन्होंने एकांकी भी लिखे हैं। तो इन 3 रचनाओं पर हम संक्षिप्त बातचीत करेंगे। इन 3 रचनाओं में सबसे पहले हम सुमित्रानंदन पंत से बातचीत आरंभ करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सुमित्रानंदन पंत हिंदी के छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से प्रमुख कवि थे। निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। इन चारों में सुमित्रानंदन पंत चूँकि प्रकृति की गोद में जन्मे पले बड़े थे, अल्मोड़ा से रहने वाले थे। वहाँ उन्होंने प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति की सुकुमारता, प्रकृति की कोमलता देखी थी, तो उन्हें प्रकृति उनके बहुत प्रिय थी और इसीलिए उन्हें प्रकृति की सौंदर्य का भी कवि कहा जाता है। उनका एक प्रसिद्ध पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। देखिए, ये उनका जो रहन सहन है आप देखेंगे कि वो बड़ी सजधज से रहते थे, बहुत ही अलग तरीके के व्यक्तित्व था उनका और प्रकृति से जुड़े हुए थे, तो उनके लिए सौंदर्य उनके जीवन में समाया हुआ था। बहुत सारी रचनाएं उनकी हैं। उन्होंने छायावाद से लिखना आरंभ किया था, प्रगतिशील कविता भी उन्होंने लिखी। ये जो कविता हम पढ़ेंगे भारत माता, ये उनकी प्रगतिशील कविताओं में से एक अच्छी कविता है और उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें मिला चिदम्बरा पर। इसके अलावा उनको कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छायावादी कवियों में चूँकि पंत की रचनाएं बहुत प्रमुख हैं, कुछ रचनाएं आप स्क्रीन पर देखेंगे, जैसे कला और बूढ़ा चांद एक उनकी रचना है, और चिदम्बरा जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये उनकी रचना का कवर पेज है। इसके अलावा ग्राम्या उनकी बहुत चर्चित रचना है, इसमें बहुत सारी कविताएं हैं, प्रगतिशील कविताएं हैं, ये आपके सामने हैं। सुमित्रानंदन पंत जीवन की अलग तरीके के कवि हैं और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनका ये पंक्तियाँ हैं 2 जो उनके लिए बहुत प्रसिद्ध हैं कि छोड़ प्रकृति की में माया, तोड़ प्रकृति से भी काया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन। वो ये बताते हैं कि मैं प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति से मुझे ज़्यादा प्रेम है बजाय किसी स्त्री से, तो वो प्रकृति की गोद में रहना चाहते हैं। ये प्रकृति की कवि हैं, लेकिन आगे जाकर के वो देखते हैं कि हिंदी में छायावाद 1936 में ख़त्म हो जाता है और प्रगतिशील कविता, राष्ट्रीय आंदोलन, हमारे ग्रामीण जीवन की कहानी सामने आगे बढ़ती है। प्रगतिशील कविता आती है, प्रयोगवादी कविता आती है। तो प्रगतिशील कविता में उन्होंने बहुत सारी रचनाएँ की और ये जो हमारी कविता है आपके सामने, ये उनकी प्रगतिशील रचनाओं की पहली कविता है। भारत माता ग्राम वासनी, पूरा इसका शीर्षक है भारत माता ग्राम वासनी। ये इसको थोड़ा समझिए कि पंत चूँकि प्रकृति के कवि हैं, लेकिन वो भारत माता को कहाँ देखते हैं। वो कहते हैं कि भारत माता हमारी शहरों में नहीं रहती है, भारत माता हमारी गाँव में रहती है। हम जानते हैं कि हमारी 70% जनता गाँव में रहती है। हमारा पूरा जो जीवन है वो गाँव के उत्पादन से, कृषकों से, उनसे चलता है। तो उसको लेकर के उन्होंने इस कविता लिखी है कि भारत माता, असली भारत माता कहाँ बसती है। मैं इस कविता को पढ़ूंगा, आपके पास अगर पुस्तक है तो आप निकाल करके देख सकते हैं। इस कविता को पढ़िए, इसका अर्थ अपने आप आपके सामने खुलता जाएगा। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैलासा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषण्ण मन, पहे अपने घर में प्रवासनी। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासिनी। स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सर्देन्दु हासनी। भारत माता ग्राम वासनी, चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिम्रांकित, नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी,
भारत माता ग्राम वासिनी। सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सदोपम, हरती जन्मन भय भव तम भ्रम, जगजननी जीवन विकासनी, भारत माता ग्राम वासिनी। तो ये छोटी सी कविता है, लेकिन इसमें उन्होंने भारत माता की दोनों स्थितियों को चित्रित किया है कि दरअसल भारत माता कहाँ रहती है, वो दैन्य है, विक्षुब्ध हालत में है, उसकी हालत ठीक नहीं है। मतलब भारत की अधिकांश जनता गाँव में रहती है, उसका जीवन स्तर ऊँचा नहीं है, वह गरीब है, विषण्ण मन, मतलब उसके अंदर में क्षोभ बहुत है, दुखी है। लेकिन हमारे देश का विकास, हमारे देश का आधारभूत चीज़ है, इसी ग्राम वासिनी भारत माता से आगे बढ़ता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पंत जी प्रकृति से, सौंदर्य से सीधे यथार्थ में आते हैं। ये जो उनका परिवर्तन है, उनका भाव परिवर्तन है। छायावादी कवि सौंदर्यता की कविता है, छायावादी कवि आत्माभिव्यक्ति की कविता है, लेकिन प्रगतिशील जो कविता है वो देश जनता की कविता है। तो सुमित्रानंद पंत का जो है परिवर्तन है, ये हम छायावाद के दूसरे कवियों में भी देखते हैं। जैसे निराला हैं, वो 1935-36 तक अलग तरह की कविताएँ लिखते थे। 1935-36 के बाद उन्होंने प्रगतिशील कविताएं लिखी, जिसमें हमारे आम आदमी की ज़िंदगी, उसका संघर्ष, उसका जीवन का जो उतार चढ़ाव था, वो सब उन कविताओं में मिलता है। सुमित्रानंद पंत जी का भी यहाँ यह चीज़ देखने को मिलती है और उनकी एक कविता हमारे सामने आती है। तो ये एक छोटी सी कविता है। इस कविता के कुछ पंक्तियाँ आप याद कर सकते हैं, उसके अर्थ को समझ सकते हैं। अर्थ बहुत आसान है और उसकी व्याख्या आप परीक्षा में कर सकते हैं। सुमित्रानंद जी का परिचय, उनकी कुछ रचनाओं के नाम और उनको जो पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको ये इस पर जो प्रश्न आएंगे वो आसान हो जाएंगे। हमारी इस श्रृंखला में आज की जो दूसरी कविता है वो है परशुराम की प्रतीक्षा। रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं और राष्ट्रीय कवि होने का दर्जा उनको प्राप्त हुआ था। मैथिली शरण गुप्त के बाद राष्ट्र कवि का दर्जा उनको मिला। 23 सितंबर 1908 से 1974 तक उनका जन्म मृत्यु का कार्यकाल है। 1908 में जन्म हुआ था और 1974 में उनकी मृत्यु हुई थी। इसके बीच में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। कुरुक्षेत्र उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काव्य है, जिसमें युद्ध और शांति को लेकर के उन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि युद्ध जरूरी है, शांति भी ज़रूरी है, लेकिन शांति के लिए युद्ध भी ज़रूरी है। उनका चित्र हम देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का। दिनकर जी हिंदी के प्रमुख लेखक कवि हैं, वो निबंधकार भी हैं, कवि भी हैं और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, संस्कृति के 4 अध्याय। हमारी पूरी भारतीय परंपरा, भारतीय चिंतन परंपरा, भारत की संस्कृति को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड करके और उस पर लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय। आगे हम उसका चित्र देखेंगे। परशुराम की प्रतीक्षा जो कविता है, परशुराम हमारे यहाँ एक बहुत ही मिथकीय चरित्र है। चूँकि परशुराम के जो लड़ाई देश में हुई थी, कहते हैं कि उन्होंने कई बार क्षत्रियों से रहित पृथ्वी को कर दिया था, सृष्टि को। लेकिन इस प्रतीक्षा में, इस कविता में परशुराम का जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर चूँकि राष्ट्र कवि थे, देश की समस्याओं को, देश की स्थिति को वो देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे। और हम जानते हैं 1962-63 में जो चीन से भारत का युद्ध हुआ था, चीन और भारत के युद्ध में भारत की पराजय हुई, भारत को पराजय स्वीकार करना पड़ी थी। रामधारी सिंह दिनकर जी इस युद्ध से बहुत विक्षुब्ध हुए और उन्हें अंदर में, उनके मन को बहुत ठेस लगी कि हमारा देश, हमारा भारत पराजित हुआ। इस पराजय को लेकर के, उस पराजय के कारणों की खोज करने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी। लेकिन चूंकि वो राष्ट्र कवि हैं, सीधे सीधे बात कहने में उन्हें थोड़ा संकोच लग रहा होगा, तो उन्होंने परशुराम के संदर्भ में ये बात कही। मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस कविता का जो मूल संदर्भ है वो कहाँ से आया। परशुराम जी का जो चरित्र है, वो परशुराम जी का चरित्र वो पौराणिक चरित्र है। और जैसा कि हम जानते हैं कि परशुराम जी ने, उनके हाथ में जो कुठार है, जो परशु है जिसको बोलते हैं, उन्हें एक मातृ हत्या का अभिशाप लगा था और वो परशु उनके हाथ में थम गया था, वो निकल नहीं रहा था, छूट नहीं रहा था। वो बहुत परेशान थे। उन्होंने सारे तीर्थ यात्राएँ की, सारी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन उनका वो परशु उनका हाथ नहीं छोड़ रहा था, जमा हुआ था, हाथ में पकड़ा हुआ था। उनके पिता ने उनको ये सलाह दी थी कि वो कैलाश के पास जो ब्रह्म कुंड है, उस ब्रह्म कुंड में जाकर के वो स्नान करें, तो हो सकता है कि उनको इस चीज़ से मुक्ति मिल जाए। परशुराम ने हिमालय पर चढ़े और उन्होंने ब्रह्म कुंड में जाकर के स्नान किया। जैसे ही उन्होंने स्नान किया और वो देखते हैं कि उनके हाथ से वो परशु छूट गया, तो उन्हें लगा कि ये बहुत ही चमत्कारिक और मतलब बहुत ही अलग तरह का पानी है और इस पानी का उपयोग देश की जनता को भी मिलना चाहिए, हमारे भारतीय संस्कृति को मिलना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ से ब्रह्म कुंड से पहाड़ को काट करके उस पानी को नीचे लाने का प्रयास किया
और उस नदी का जो वहाँ से धारा निकली, उस धारा का नाम ब्रह्मपुत्र, जो नदी हमारे देश में बहती है, ये दरअसल उसका उद्गम इस तरीके से बताया जाता है। परशुराम जी ने उसके बाद एक लोहित कुंड आता है, लोहित कुंड में ब्रह्मपुत्र को उतारा और फिर उसका नाम वहाँ से लोहित पड़ता है। उसके बाद फिर और नीचे उतारा और धीरे धीरे वो देश में ब्रह्मपुत्र का विकास हुआ। जब यहाँ से आगे बढ़े वो तो साउथ में जाते हैं, कोंकण और केरल का जो इलाका है, यह इलाका भी परशुराम जी के द्वारा बसाया हुआ है। कोंकण में जाकर के उन्होंने अपने परशु को समुद्र में फेंक देते हैं। वो कहते हैं इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई और वो देश के नए निर्माण में लग जाते हैं। ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग युद्ध और शांति और देश के विकास के लेकर के था। दिनकर जी ने इसी प्रसंग को आधार बना करके इस कविता को, परशुराम जी की कविता को लिखा। परशुराम की प्रतीक्षा, मतलब परशुराम इस देश के वास्तविक विकास को करना चाहते थे, देश का निर्माण करना चाहते थे, नव निर्माण करना चाहते थे। दिनकर जी भी ये चाहते हैं कि देश के लोग, हमारा जो युद्ध हुआ चीन के साथ, ये युद्ध में हम हारे, पराजय जरूर मिली, लेकिन इस पराजय के कारणों की हम समीक्षा करें तो दरअसल हम खुद इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार पाएंगे और जिम्मेदारी महसूस करेंगे तो हम देश के नवनिर्माण में लगेंगे और भविष्य में हमारा देश किसी भी तरीके की पराजय को स्वीकार नहीं करेगा। इस संदर्भ को लेकर के वो पूरी कविता परशुराम की प्रतीक्षा लिखते हैं। इस कविता में अभी हम पढ़ेंगे इस कविता को आकर के। इस कविता में हम देखेंगे कि उन्होंने अलग अलग तरीके से हमारी पराजय के कारणों को उल्लेखित किया है। इन पराजय के कारणों को समझेंगे। इस बीच में हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलेंगे। आप अभी तक हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा रिवाइज कीजिए और हम 2 मिनट बाद आपसे मिलते हैं फिर पुनः ब्रेक के बाद। अभी हमने परशुराम की प्रतीक्षा का जो रचना संदर्भ है वो समझा। अब हम इस कविता को देखेंगे और इस कविता के माध्यम से हमारे देश की जो स्थिति है उसको समझने का प्रयास करेंगे। दिनकर राष्ट्रकवि थे और वो कई सारे सम्मानों से सम्मानित हुए। उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, उनकी उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कुरुक्षेत्र, उनके 100 सर्वश्रेष्ठ देश के काव्यों में कुरुक्षेत्र की गणना की जाती है और कुरुक्षेत्र का उद्भव वहाँ से होता है। कुरुक्षेत्र हमारे जो महाभारत युद्ध हुआ था उसके संदर्भ में लेकर के उसकी रचना है, लेकिन इस कविता के माध्यम से जो चीन का युद्ध है उसको संदर्भ बना करके कविता लिखी गई। मैं स्क्रीन पर इसको आप देख रहे होंगे कि इसका पूरा संदर्भ, आप जब इसकी व्याख्या करेंगे तो संदर्भ आपको काम आएगा कि जो मैंने आपको बताया वो आपने यहाँ देखा। ब्रह्मकुंड के बाद लोहित कुंड, लोहित कुंड से निकल करके फिर ब्रह्मपुत्र नदी आगे बहती है और परशुराम जी साउथ में जाते हैं, कोंकण में अपना ब्रह्मास्त्र फेंकते हैं, अपना परशु फेंकते हैं। उसके बाद देश के नवनिर्माण में वो लग जाते हैं। कालिदास ने भी इस घटना का उल्लेख किया है, लोहित कुंड का, और आगे की चीज़ों का उल्लेख भी उन्होंने किया है। उनका जो स्टार्टिंग है, ये परशुराम की प्रतीक्षा जो कविता है वो 3 खंडों में है। दरअसल हमारे कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में इसका दूसरा खंड है, पहला खंड और तीसरा खंड हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। इसका आरंभ कैसे होता है देखिए। तांडवी तेज फिर से हुंकार उठाए, लोहित में था जो गिरा कुठार उठा है। लोहित कुंड में जो कुठार गिर गया था वो फिर से उठ रहा है, मतलब देश के नवनिर्माण के लिए परशुराम जी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो दिनकर जी ये चाहते हैं कि हम देश के लोग भी अपने आप को इस कमजोरी से, इस युद्ध पराजय से उठाएं और देश के नवनिर्माण में लगें। इसी संदर्भ में गर्दन पर किसका पाप पीर ढोते हो, सोने से तुम किसका कलंक धोते हो। ये वीरतापूर्ण पंक्तियाँ परशुराम की प्रतीक्षा के पहले खंड की 2 पंक्तियाँ हैं। मैं अब इस कविता के पूरा पाठ करूँगा, देखिए आप इसको और सुनिएगा तो आपके अंदर में एक जोश और इसका अर्थ आपके सामने धीरे धीरे खुलता जाएगा। हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे बद का। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 अधिक हों तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। देखिए इस पंक्तियों में दिनकर जी कह रहे हैं कि दरअसल हमारे देश की पराजय हमारे देश के ही घातक लोगों से, जो घात लगा करके हमारा अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं या देश को तोड़ते हैं, उनसे हुई है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। यह भी हमारे देश के अंदर के लोग जो घात करते हैं उसी तरह इशारा कर रही है पंक्तियाँ। जो सत्य जानकर भी ना सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कदर्य को धिक है।
यह मूक सत्यहंता कम नहीं बधिक है। यह हमारे देश के जो राजनेता या जो लोग भितरघात करते हैं उनको संदर्भ बना करके बात कही गई है। चोरों के हैं जो हित ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। ये हमारी राजनीति की एक स्थिति है जो दिनकर के सामने भी थी और लगातार देश में चलती रही है कि राजनीति चाटुकारों से घिरी होती है और वो अपने अपने हित के लिए अपना काम करते हैं, देश हित को ध्यान नहीं देते हैं। तो दिनकर जी ये चाहते हैं कि हम इन स्थितियों से बाहर निकलें और हमारे देश निर्माण में हम लगें। यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है, भारत अपने घर में ही हार गया है। देखिए कितनी बढ़िया बात कही है, हम अपने ही घर में हार गए हैं। तो दरअसल हमारी हार, हमारी पराजय हमारे अपने भीतरघात से है, ना कि दूसरे देश की ताकत होने से है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा है नहीं हमारे बद का, जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, दैहिक बल को कहता यह देश गलत है। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में, यज्ञाग्नि हिंद में समझ नहीं पाती है, और उसकी ज्वाला रोज बुझी जाती है। हमारे देश के नेता अपने शांति चिंतन में मस्त हैं कि शांति मिलेगी, शांति स्थापित करना है। कवि और कलाकार अपनी कल्पनाओं में उड़ रहे हैं, वास्तविकता से किसी को लेना देना नहीं है। तो इस सब स्थितियों से हमें ऊपर निकलना है और आगे बढ़ना है। ओ बदनसीब अंधो कमजोर अभागो, अब भी तो खोलो नयन नींद से जागो, भय अघी बाहुबल का जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न यह अनल सगुण हंसते हैं, है जहाँ खड़ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। देखिए यहाँ चूँकि दिनकर वीरता के कवि हैं, ओज गुण के कवि हैं, तो वो इस बात को कह रहे हैं कि जिसके हाथ में खड़ग है दुनिया उसके आगे झुकेगी। खड़ग मतलब ताकत, जिसके पास आर्थिक ताकत है, सामाजिक ताकत है, सांस्कृतिक ताकत है, मनोबल जिसका स्ट्रॉन्ग है, सारी दुनिया उसके आगे झुकेगी। अगर हम कमज़ोर हैं तो हमें दुनिया हमको पराजित कर जाएगी। ओ बदनसीब कंधो कमजोर अभागो, अब भी तो खोलो नयन नींद से जागो, भय अघी बाहुबल जो अपलापी है, जिसकी ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न यह अनल सगुण हंसते हैं, है जहाँ खड़ग सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भीरु बन जहाँ धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। तो कितनी बढ़िया पंक्तियाँ हैं। वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है। पुण्य और पाप कहाँ हैं? पुण्य किसी मंदिर में, किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं मिलेंगे। अगर आप में वीरता है, आप में अपने देश अपने समाज की रक्षा करने की ताकत है, तो आप पुण्यशाली हैं, आपको पुण्य मिलेगा। वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय है। अगर सच्ची वीरता नहीं है तो जो स्वार्थी लोग हैं, जो चाटुकार लोग हैं, वो जीत जाएंगे और देश हार जाएगा। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भीरु बन जहाँ धर्म सोता है, पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। असी यानी तलवार, तलवार छोड़ करके जो धर्म सो जाएगा, जो सिर्फ शांति की बात करेगा या सिर्फ प्रवचनों में या झांझ मंजीरे में मस्त रहेगा, वहाँ देश पराजित हो जाएगा। पातक प्रचंडतम वहीं प्रकट होता है। पातक यानी पाप या दूसरा जो आक्रमणकारी है, वो ऐसे ही जगह ऐसे ही कमज़ोर लोगों पर आक्रमण करता है। तलवारें सोती जहाँ बंद म्यानों में, किस्मतें वहाँ सड़ती हैं तहखानों में। बलिवेदी पर बालियाँ नथें चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं कड़ती हैं। तलवारें सोती जहाँ बंद मयानों में, तलवारें हैं लेकिन वो मयानों में बंद हैं, तो किस काम की हैं वो तलवारें? किस्मतें वहाँ सड़ती हैं तहखानों में। देश की किस्मत तहखानों में सड़ जाएगी, देश की किस्मत बर्बाद हो जाएगी अगर हमारी तलवारें, हमारा ताकत, हमारा शौर्य, हमारी वीरता हमारे मयानों में बंद रहेगी तो। बलिवेदी पर बालियाँ नथें चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं कड़ती हैं। बलिवेदी पर बालियाँ चढ़ती हैं, सोने की ईंटें नहीं चढ़ती हैं। पूछो कुबेर से कब स्वर्ण वे देंगे, यदि आज नहीं तो स्वयं और कब लेंगे। तूफान उठेगा प्रलय बाण छूटेगा, है जहाँ स्वर्ण बम वहीं साथ फूटेगा। ये जो धन और वीरता का जो संबंध है उसको संकेतित किया गया है कि दूसरे देश अगर आक्रमण करते हैं, अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो वो जहाँ धन है, जहाँ पैसा है, वहीं आक्रमण करता है और वहीं बम फूटते हैं। तो दिनकर जी इस बात की ओर संकेत करते हैं। जो करें किंतु कंचन यह नहीं बचेगा,
शायद स्वर्ण पर ही संहार मचेगा, हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभालें। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि देश का हर आदमी को अपना दायित्व संभालना चाहिए। जो जिस जगह पर है उसकी जो ड्यूटी है, जो उसका कर्तव्य है, वो काम उसे पूरी शिद्दत से करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम पराजित होंगे। कह दो प्रपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ काहिल हड़ताली से, सीलें जुबान चुपचाप काम पर जाएं, हम यहाँ रक्त बेघर में श्वेत बहाएं। इन पंक्तियों को थोड़ा ध्यान दीजिए, व्याख्या के लिए पंक्तियाँ आ सकती हैं। दरअसल चीन साम्यवादी देश था और भारत समाजवादी देश होने की कगार पर चल रहा था। हमारे यहाँ समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन समाजवाद का मतलब ये नहीं है कि हम काम ना करें, साम्यवाद का मतलब ये नहीं है कि हम श्रम ना करें। कहते हैं सैनिक जब सीमा पर अपना लहू बहा रहा हो, सैनिक जब सीमा पर लड़ करके अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रहा हो, तो देश के बाकी लोगों को अपनी जगह पर श्रम करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए। हम यहाँ रक्त बेघर में श्वेत बहाएं, घर में मतलब देश के अंदर, हमें देश के अंदर पसीना बहाना चाहिए, श्रम करना चाहिए। क्योंकि अगर श्रम नहीं करेंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा और सैनिकों की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। तो सीमा पर सैनिक कुर्बानी दे रहे हैं, सीमा पर सैनिक अपनी जान दे रहे हैं, तो हमें अपने देश में तमाम तरह का श्रम करके उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये रक्त और श्रम की जो नीति, जिसको बिस्मार्क की नीति भी कहा जाता है, लोहे और रक्त की नीति, तो लोहे और रक्त की नीति क्या है? यही है कि हम बाकी लोग श्रम करें, कुछ लोग लोहे यानी ताकत को संभालें, बाकी लोग मेहनत से उनको सपोर्ट दें, तो देश आगे बढ़ेगा, वीरता आगे बढ़ेगी, श्रम आगे बढ़ेगा, तो देश आगे बढ़ेगा। हम दें उसको विजय, हमें तुम बल दो, दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो, हों खड़े लोग कटिबद्ध वहाँ यदि घर में, है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। देखिए हमारी पराजय क्यों हुई और हमें कौन जीत सकता है कि हम दें उसको विजय, हमें तुम बल दो। अगर सैनिक हमको विजय दे रहे हैं तो हम उन्हें ताकत देना पड़ेगी। दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो, शस्त्र भी देना होंगे और साथ में अपना विश्वास भी, भरोसा भी उनको देना होगा। हों खड़े लोग कटिबद्ध वहाँ यदि घर में, है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। अगर पूरा देश अपने कटिबद्ध यानी कमर कस के तैयार है काम करने के लिए, श्रम करने के लिए, देश पर समर्पित होने के लिए, तो कोई भी दुनिया की ताकत पराजित नहीं कर सकती है। हम एक उदाहरण ले सकते हैं, वियतनाम जैसा छोटा देश, पूरा देश अमेरिका के खिलाफ खड़ा रहा, तो लगातार 15 साल 18 साल युद्ध चला, लेकिन अमेरिका को वियतनाम से वापस जाना पड़ा पराजित होकर के। ये देश की ताकत है, ये देश की जनता की ताकत है कि पूरी जनता ये समर्पित थी कि हमें अपने देश को बचाना है। तो बड़ी ताकत भी छोटी ताकत को नहीं हरा सकती है। यही दिनकर जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम सब कमर कस के तैयार होकर के खड़े रहेंगे तो हमारे देश को कोई पराजित नहीं कर सकता। हो जहाँ कहीं भी अनय उसे रोको, जो करें पाप शशि सूर्य उन्हें टोको रे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अनय यानी गलत काम जहाँ हो रहा हो, पाप जहाँ हो रहा हो, उसे रोकना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, कह करके काम नहीं चलता है। कोई भी गलत कर रहा है, अगर हम जान रहे हैं वो गलत कर रहा है तो हमें उसको रोकने का अधिकार है, उसे रोकना चाहिए। जो करें पाप शशि सूर्य उन्हें टोको रे। शशि और सूर्य जो देश के बड़े लोग हैं, जो देश के नामी लोग हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें भी हमें टोकना चाहिए। शशि आसमान में दो ही होते हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। तो जो बड़े लोग हैं, जो देश को चलाने का ठेका ले रहे हैं, अगर वो भी गलत कर रहे हैं तो हमें उन्हें रोकना चाहिए, जनता का अधिकार है। तो दिनकर चूंकि देश के कवि हैं, राष्ट्र के कवि हैं, तो राष्ट्र की जनता को वो सही सलाह, सही दिशा दे रहे हैं। जो कहो पुण्य यदि बड़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में, तामस बढ़ता यदि गया ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को, रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। फिर वही बात कहते हैं कि अगर हमने ये सब नहीं किया, अगर जनता के मन में शासन के खिलाफ, लोगों के खिलाफ आग सुलगती रही, आपस में विरोध होता रहा, हम एक दूसरे के आपस में ही लड़ते रहे, तो ये देश फिर हार जाएगा। रिपु नहीं, दुश्मन नहीं हराएगा, अन्याय हमें मारेगा। अगर हम अपनी ही जनता के प्रति अन्याय करेंगे, अपने ही किसान मजदूरों के प्रति अन्याय करेंगे, उन्हें उनका हक नहीं देंगे, तो हमारा ये अन्याय ही हमको मारेगा, हमको हराएगा। अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा, तो हमारा देश बार बार हारेगा। तो अन्याय के पक्ष में ना होकर के हमें न्याय के पक्ष में होना होगा। यही दिनकर जी का मुख्य संदेश है। तो ये कविता क्या है, क्या कहती है कविता? हम इसको सारांश को स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या है कविता? चूंकि चीन युद्ध के संदर्भ में लिखी गई थी, भारत की पराजय पर कवि आहत और विक्षोभ से भरा हुआ है, देश को ललकार रहा है कर्म और धर्म के लिए,
सेना सीमा पर रक्त बहाए तो देश को पसीना बहाना चाहिए। ये समाजवाद और लोकतंत्र का संतुलन की बात कही गई थी। देश अंदर से ताकतवर होगा तो कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। हमें हमारी आंतरिक विघटनकारी स्थितियों ने, आर्थिक कमजोरी ने और देश के लिए काम न करने की स्वार्थगत प्रवृत्ति ने हराया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो दिनकर हमें बताते हैं कि लोगों की देश में जो स्वार्थी प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो व्यक्तिगता बढ़ रही है कि हम अपनी संपत्ति बनाएं, अपना घर बनाएं, देश को हम ध्यान नहीं देते हैं, देश की ताकत को ध्यान नहीं देते हैं। ये फूट जो है, हमारी आंतरिक फूट हमें बार बार पराजित करती है, हमें बार बार हराती है। तो दिनकर जी की परशुराम जी की प्रतीक्षा ये जो कविता है, ये दरअसल परशुराम को वो प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। परशुराम जैसा वीर हम सबको बनाने के लिए, वो नवनिर्माण के लिए, देश को एक होने के लिए संकेतित कर रहे हैं। तो ये दो रचनाएं हमने अभी देखी। एक ग्राम्या, ये भी देशभक्ति की कविता है कि हमारी भारत माता कहाँ रहती है, देश में रहती है, गाँव में रहती है, मजदूरों में रहती है। और ये जो दूसरी कविता थी परशुराम की प्रतीक्षा, ये भी हमें राष्ट्र और देश के निर्माण के संकेत दे रही है और हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका सारांश आप याद रखिए, कविता की कुछ पंक्तियाँ याद रखिए और आपको आगे कहीं बोलने में, कहीं संदेश देने में, कभी आपको भाषण देना होता है तो ये पंक्तियाँ आपको बहुत काम आएंगी। अब हमारे यहाँ तीसरा जो रचनाकार हैं आपके इस यूनिट में, वो है मोहन राकेश। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बहुत बड़ा सवाल, एक उनका एकांकी है, नाटक है बहुत बड़ा सवाल। मोहन राकेश जैसा कि हम जानते हैं आधुनिक काल के लेखक हैं। ये कवि नहीं है, ये निबंध का नाटककार हैं, एकांकीकार हैं, उपन्यासकार हैं और कहानीकार हैं। आधुनिक नई कहानीकार की त्रयी जिसको बोला जाता है, उसमें राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश, इन तीन नाम लिए जाते हैं जिन्होंने नई कहानी को नवनिर्माण दिया, नई कहानी को दिशा दी, उसको जन्म दिया, उसको आगे बढ़ाया। 1925 में आपका जन्म होता है, 1972 में आप स्वर्गवास हो जाता है। ये आप उन स्क्रीन पर देख सकते हैं मोहन राकेश की तस्वीर। और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी नाटक को, एकांकी को इन्होंने एक नई दिशा दी है। हिंदी नाटक को इन्होंने ऐतिहासिकता से और पारसी थिएटर से आगे निकालकर आधुनिकता बोध और वर्तमान जीवन से जोड़ा। जयशंकर प्रसाद ने नाटकों को ऐतिहासिकता से जोड़ा था, मोहन राकेश ने नाटकों को वर्तमान जीवन से जोड़ा। आधुनिक भावबोध के नाटककार और एकांकीकार के रूप में हम मोहन राकेश को जानते हैं। उनकी कई सारी रचनाएं हैं, जिसमें 3 नाटक उनके हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और एक और नाटक है उनका आधे अधूरे। ये 3 नाटक उनके हैं। आधे अधूरे नाटक उनका आधुनिक भावबोध का नाटक है, जैसा कि इसके शीर्षक से ही दिख रहा है, आधा भी अधूरा। तो हमारा वर्तमान जीवन बहुत सारी विसंगतियों में, विडंबनाओं में उलझा हुआ है। आधुनिक जीवन की विसंगतियाँ हमारे साथ हैं। तो इस नाटक में इन्होंने जीवन के अधूरेपन को संकेतित किया है। अंधेरे बंद कमरे एक उनका उपन्यास है और इसमें उन्होंने जीवन की जो आंतरिक संघर्ष होता है या हमारे मन के अंदर जो कुंठाएँ होती हैं, उसको उन्होंने इस उपन्यास में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लहरों के राजहंस उनका ऐतिहासिक नाटक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मोहन राकेश नाटककार हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, एकांकीकार हैं और बहुत अच्छे निर्देशक भी थे। निर्देशक का मतलब ये है कि नाटकों को मंच पर निर्देशित करने में उन्होंने खुद अपने नाटकों को और दूसरे नाटकों को भी उन्होंने निर्देशित किया है। स्टेज पर नाटक कैसे खेला जाए, पारसी थिएटर से आधुनिक थिएटर को कैसे अलग किया जाए, इस संबंध में मोहन राकेश बहुत अच्छे रंग निर्देशक थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। चूँकि हमारे कोर्स में उनका जो बहुत बड़ा सवाल एकांकी है, तो उनके कुछ एकांकियों पर भी हम ध्यान दे लेते हैं। घड़ी भर एकांत उनका एक एकांकी है। मनुष्य आदमी उनका एक एकांकी है। कलिंग विजय, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, अंडे के छिलके और शायद, इस तरह से उनके कुछ प्रमुख एकांकी हैं। 2 एकांकी संकलन उनके निकले थे जिसमें उनके सारे एकांकी संकलित हैं। हमारे सामने जो एकांकी है वो है बहुत बड़ा सवाल। बहुत बड़ा सवाल जैसा आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क से मैंने इसमें चिन्हित किया है। ये बहुत ही मज़ेदार एकांकी है, थोड़ा लंबा है, आप इसको पढ़ेंगे लेकिन आपको मज़ा आएगा। दरअसल हमारे देश का जो सवाल मोहन राकेश के सामने था 1960 में, 50 में, वो सवाल आज भी ऐसा का ऐसा खड़ा हुआ है। हमें इस सवाल को समझना चाहिए कि मोहन राकेश कौन सा सवाल है जिसको हमेशा खड़ा रखना चाहते हैं और देखना चाहते थे कि ये क्यों खड़ा हुआ है। ये पूरा एकांकी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे संवादों में डिवाइड है, लंबे संवाद नहीं है, बहुत विवरण नहीं है, लेकिन लंबा एकांकी है। इसमें 8-10 पात्र हैं। 2 मुख्य पात्र हैं, राम भरोसे और श्याम भरोसे। एक शर्मा जी हैं
जो एक मीटिंग के डायरेक्टर है या मीटिंग के निर्देशक हैं आने वाले हैं। एक स्कूल का कमरा है और स्कूल के कमरे में राम भरोसे श्याम भरोसे 4th क्लास के कर्मचारी हैं और वो कुर्सियाँ टेबल साफ़ कर रहे हैं। शाम को 5 बजे का समय है। चूँकि 5 बजे स्कूल में एक मीटिंग होने वाली है और मीटिंग होने वाली है, इसलिए उनका काम है कि वो कुर्सियाँ टेबल साफ़ करके रखें। वो सफाई कर रहे हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे की खिल्लियाँ उड़ाते हैं, जो अध्यक्ष है उसकी खिल्ली उड़ाते हैं और आगे करते हैं। तो ये चल रहा होता है। इसी बीच में शर्मा जी का प्रवेश होता है तो वो उनको टोकते हैं, क्या भाई तुमने कुर्सी अच्छे साफ़ नहीं की, तुमने टेबल अच्छे साफ़ नहीं की। तो वो कहते हैं साहब जैसे करते हैं वैसे कर रहे हैं, आपको अगर और कोई तरीका आता हो तो आप बता दीजिए। तो इस तरीके से एक व्यंग तरीके से पूरा सीरियल आगे बढ़ता है, एकांकी आगे बढ़ता है। तो ये जो एकांकी है बहुत बड़ा सवाल, ये एक व्यंग एकांकी है। व्यंग एकांकी हमें समझना चाहिए कि बहुत छोटे आसान संवाद से, बहुत छोटी छोटी बातों में मोहन राकेश इस देश की बड़ी समस्याओं को, बड़ी चीज़ों को सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो क्या है इस देश की समस्या, क्या सवाल है जो अधूरा रह जाता है, जो चर्चा होना है लेकिन वो चर्चा नहीं हो पाती है। तो एक प्रसंग उन्होंने क्रिएट किया कि देश में कोई भी काम होना होता है तो सबसे पहले मीटिंग होती है। तो हमारे देश में मध्य वर्ग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो मीटिंग कैसे करते हैं और मीटिंग में क्या होता है, ये उन्होंने इस पूरे एकांकी में बड़े अच्छे तरीके से चर्चित किया है। मीटिंग होना है, मीटिंग में लोग आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, 5 के 5:30 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, एक एक टपकता रहता है, महुए की तरह सदस्य आते रहते हैं और वो एक दूसरे पर व्यंग करते रहते हैं। कोई आता है, अरे भाई चाय की व्यवस्था नहीं है, अरे भाई पानी की व्यवस्था नहीं है, अरे भाई चाय के साथ मूंगफली भी लेते आना। तो वो राम भरोसे श्याम भरोसे चाय ले आते हैं, चाय के साथ मूंगफली ले आते हैं, मूंगफली खा रहे होते हैं, चाय पी रही है, मीटिंग शुरू होना है लेकिन मीटिंग शुरू नहीं हो रही है। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही फैला दी जाती हैं। जिन समस्याओं पर बातचीत करने के लिए अधिकारी कर्मचारी जुड़ते हैं वो समस्याएं गौण हो जाती हैं, वो चीज़ें गायब हो जाती हैं और दूसरी चीज़ें, फालतू की चीज़ें सामने आती रहती हैं। एकांकी धीरे धीरे आगे बढ़ता है इसी तरीके से, जिसमें देश में जो मध्यवर्गीय चरित्र है, जो मध्यवर्गीय लोग हैं, चूँकि हमारे देश को चलाने में, हमारे देश को आगे बढ़ाने में मजदूर वर्ग और अपर वर्ग के बीच में जो एक बड़ा वर्ग है वो मध्य वर्ग है। हमारे देश की सारी गतिविधियाँ इस मध्य वर्ग के माध्यम से चलती हैं। तो मध्य वर्ग को आधार बना करके मोहन राकेश ने एकांकी को रचा। आधुनिक जो सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो वर्ग बढ़ा है वो मध्य वर्ग बढ़ा है। मध्य वर्ग की समस्याएं ही बढ़ी हैं, उनकी जीवन की विसंगतियां भी बढ़ी हैं और वो वर्ग का फैलाव भी हुआ है। पूरे देश में मध्य वर्ग फैला हुआ है। तो मध्यवर्गीय जीवन के व्यर्थता बोध को इस नाटक में अभिव्यक्त किया गया है। व्यर्थता बोध से मतलब ये है कि मध्य वर्ग अपने समय और अपने जीवन की उपयोगिता को ठीक ठीक तरीके से नहीं आंक पाता। उसे लगता है सब चीज़ फालतू है, टाइम पास करना है, समय निकालना है, काम चलने दो, मीटिंग हुई, एजेंडा पास हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है, हम आए थे, हमारा काम हो गया, हमने चाय पी, नाश्ता किया, चले जा रहे हैं। तो ये जो कल्चर डेवलप हुआ है देश में आज़ादी के बाद से, मोहन राकेश इस कल्चर पर, इस व्यर्थता बोध को सामने रखना चाहते हैं कि अगर देश में हम समय को यूँ बर्बाद करते रहेंगे, अगर हम देश में मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, प्रस्ताव को ठीक से सामने नहीं रखेंगे, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, समस्याएं कैसे सॉल्व होंगी। इन चीज़ों को लेकर के ये पूरा एकांकी काम करता है। बहुत बड़ा सवाल मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों, विडंबनाओं एवं त्रासदियों का कच्चा चिट्ठा कहा जाता है। तमाम जीवन फालतू की बहस, अनावश्यक मीटिंग्स और कभी ना पास होने वाले प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की श्रृंखला बनकर रह जाता है। आप एकांकी पढ़ेंगे, पूरा एकांकी यहाँ प्रस्तुत करना संभव नहीं था, बड़ा लंबा एकांकी है, तो आपकी पुस्तक में है, इसको आप पढ़िए ज़रूर। इसको देखेंगे कि आप एक एक व्यक्ति आता है, एक प्रस्ताव रखने की कोशिश की जाती है, मीटिंग में आगे बढ़ते हैं और एक प्रस्ताव रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। इस तरीके से एकांकी आगे बढ़ता है। तो अभी हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, 1-2 मिनट का ब्रेक लेकर के, और आप कहीं जाइएगा मत, 2 मिनट रुकिए, फिर आप सब मिलते हैं अपन। ओके। हम अभी यहाँ देख रहे थे मोहन राकेश का जो एकांकी है, बहुत बड़ा सवाल, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो सवाल है वो गायब हो जाता है।
समझिए इस बात को। हमारे देश में हम देख रहे हैं हमारी राजनीति की स्थिति कि मुख्य मुद्दे देश के गायब कर दिए जाते हैं, और ये आरंभ से हो रहा है। देश में जो होना चाहिए, जिस पर बातचीत होना चाहिए, वो चीज़ गौण हो जाती है और दूसरी चीज़ें सामने आ जाती हैं। दूसरी चीज़ें ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन उन पर बहस होती है। हमारी टीवी में, दूरदर्शन पे, चैनलों में, भाषणों में फालतू की चीज़ों पर बहस होती है। मोहन राकेश से सवाल खड़ा करते हैं कि दरअसल सवाल जो है उसको गायब किया गया, ये सवाल है। तो इस सवाल को खड़ा करते हैं इस एकांकी में। बहुत छोटी सी मीटिंग है, कोई बहुत बड़े मुद्दे पर नहीं है। जो कर्मचारी हैं वो ये चाहते हैं कि हम सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखें। प्रस्ताव क्या है कि हम लोगों के लिए जो लोअर वर्ग के कर्मचारी हैं उनके लिए मकान बना करके सस्ती दरों पर दिए जाएं। ऐसा एक प्रस्ताव वो मीटिंग में रखते हैं और मीटिंग में प्रस्ताव एजेंडा पास करके सरकार तक वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मीटिंग का मुद्दा ये था, लेकिन पूरी मीटिंग में हम देखते हैं कि कभी किसी बात को लेकर के, कभी किसी शब्द को लेकर के, कभी किसी शब्द के गलत उच्चारण को लेकर के प्रस्ताव को प्रस्ताव बोला जाएगा और फिर उस पर बहस की जाएगी। एक बोलेगा प्रस्ताव नहीं साहब प्रस्ताव, दूसरा बोलेगा नहीं प्रस्ताव, ये इस पर टाइम बर्बाद कर दिया जाएगा। इसी तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर के समय बर्बाद कर दिया जाता है, तो मुख्य मुद्दे गायब हो जाते हैं। तो ये मुख्य मुद्दों का गायब होना ये बड़ा सवाल है, और ये हमारे सामने आज भी है। इस सवाल को आप आज भी हम देख सकते हैं। पूरे देश में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, लाखों लोगों की अभाव, ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, स्कूलों में किताबें नहीं हैं, ड्रेसेस नहीं है, सुविधाएं नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमारे मुद्दे गायब हैं। हमारे मुद्दे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पर होते हैं जिनसे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है, जिनसे आम आदमी डायरेक्ट प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन उन पर बहस होती है, एक दूसरे पर छींटाकसी होती है, व्यक्तिगत छींटाकसी होती है। पूरी मीटिंग्स में, बहुत बड़े सवाल में जो मीटिंग है उसमें यही होता है कि 3-4 महिलाएं हैं, 3-4 पुरुष हैं, वो एक दूसरे पर छींटाकसी करते रहते हैं, व्यंग करते रहते हैं, लेकिन मुद्दे को, मूल मुद्दे को गायब रखते हैं। होता ये है अंततः कि जो प्रस्ताव शर्मा जी पेश करना चाहते हैं, सबसे पहले अध्यक्ष गायब हो जाते हैं, अध्यक्ष ही नहीं आते हैं। अध्यक्ष नहीं आते हैं तो एक तात्कालिक किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। अध्यक्ष बनाया जाता है, वो धीरे से उठ के जाना चाहते हैं, बीच में हमारा टाइम हो गया, कोई महिला जा रही थी, उनके साथ उनको जाना है, मेरा समय नहीं है। तो जिस काम के लिए मीटिंग रखी जाती है उस काम के लिए लोगों के पास समय नहीं होता है, ये सवाल है। जिस मुद्दे के लिए मीटिंग की जा रही है उस मुद्दे पर बात नहीं की जा रही है, ये सवाल है जो मोहन राकेश उठाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या देश ऐसे चलेगा? क्या देश ऐसे आगे बढ़ेगा? क्या देश विकास कर पाएगा? क्या जनता, इस देश की जनता, आम आदमी की समस्याएं दूर हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो मोहन राकेश इस नाटक में इन्हीं चीज़ों को बार बार अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों से लोगों के सामने लाते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो मध्यवर्गीय जीवन है, जो उसके पात्र हैं, मनोरमा है और 2-3-4 पात्र महिला पात्र हैं, उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? बच्चे को स्कूल ले जाना, स्कूल से घर लाना, घर में नाश्ता बनाना, चाय बनाना, चाय पिलाना, मूंगफली खाई है तो छिलके वहीं छोड़ देना, गंदगी को, अपनी समस्याओं को यथावत छोड़ देना। जैसा कि बाद में हम देखते हैं कि सब लोग उठ करके चले जाते हैं, मूंगफली के छिलके, चाय के कप वहीं पड़े हुए हैं। राम भरोसे श्याम भरोसे आते हैं, अरे गंदगी ऐसे ही छोड़ जाते हैं, सफाई करने लगते हैं। तो देश में मुद्दा चीज़ों का क्या है कि हम अपने खाएं पिएं और समस्याओं को फैला करके चले जाएं। ये बहुत बड़ा सवाल है जो मोहन राकेश उठाना चाहते हैं। और इसको देखिए आप कि जीवन में बहुत सारी चीज़ों में नीरसता दिखाई देती है, रुचि नहीं ली जाती है। जो असली मुद्दा है उस पर लोग रुचि नहीं लेते हैं। जो मीटिंग के सदस्य हैं, जो मीटिंग के मेंबर्स हैं, वो असली मुद्दों पर रुचि नहीं लेते हैं। उन्हें किसी के बाल अच्छे दिख रहे हैं, किसी के कपड़े अच्छे दिख रहे हैं, किसी के घर में शादी है उस पर बहस करना है, किसी की पार्टी है वहाँ जाना है, लेकिन जो मुद्दा है उस पर उनका कोई रुचि नहीं है। तो देश के जिम्मेदार लोग अगर देश की वास्तविक समस्याओं पर रुचि नहीं लेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये सवाल मोहन राकेश के समय भी खड़ा था और आज भी यथावत खड़ा हुआ है। देश अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा गति से आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहा है। तो हम पूरे इस एकांकी में मध्यवर्ग जीवन की नीरसता, उबाऊपन और उनकी जो बातचीत है, जो उनकी आदतें हैं, उसमें हम उनको देख सकते हैं। तो इसको हम समरी रूप में देखेंगे तो यह एक व्यंग्य एकांकी है जिसमें एक मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में सरकारी सभा, सोसाइटी की मीटिंग के ढर्रे को दिखाया गया है। कभी भी मीटिंग अपने समय पर शुरू नहीं होती है, ये आप देख लीजिए, आज़ादी से आज तक यही होता है। कभी भी कोई मीटिंग अपने समय पर शुरू नहीं होती है। सभी सदस्य कभी भी उपस्थित नहीं होते हैं, 2-4 सदस्य नहीं होंगे, कभी कोरम पूरा नहीं होगा, कभी कोई नहीं है, कभी कोई नहीं है, और वो आगे बढ़ा दी जाएगी, उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। अध्यक्ष के लेट आने का समय, समय पर ना आना,
या लास्ट समय पे सूचना आ जाना कि साहब हम कहीं और बिजी हैं, अभी मीटिंग कैंसिल कर दो या पोस्टपोन कर दो, ये आम बात है। मीटिंग शुरू होते ही बेमतलब की बातों को पकड़कर बहस कर ली जाती है। आदत है मूल मुद्दे को ठीक से प्रस्तुत ना करना, बेकार की बातों में समय बर्बाद करना, कुछ सदस्यों का बीच में चले जाना और मूल प्रस्ताव पास नहीं हो पाना। ये एक आम चरित्र है जो पूरे देश में सरकारी तंत्र में चल रहा है, फैला हुआ है। तो मोहन राकेश इस चरित्र को देश के सामने लाना चाहते हैं। उनका एक छोटा सा एक कहानी और है उनकी, परमात्मा का कुत्ता, मोहन राकेश की। परमात्मा का कुत्ता कहानी और ये एकांकी लगभग मिलता जुलता है। परमात्मा का कुत्ता में एक व्यक्ति है जो किसी सरकारी कार्यालय में उसका कोई काम है वो नहीं हो रहा है, वहाँ के कर्मचारी उससे रिश्वत मांग रहे हैं और वो रिश्वत नहीं देना चाहता है। वो कहता है मैं रिश्वत नहीं दूंगा, उसे कोई लेटर निकलवाना है, अपनी फाइल आगे बढ़ाना है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ती है बगैर रिश्वत दिए। तो वो जो व्यक्ति है वो अपने आप को कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। वो कार्यालय में आता है, जोर जोर से चिल्लाता है, गालियाँ देता है और खड़ा रहता है। लोग कहते हैं भाई उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो कहता है मैं तो परमात्मा का कुत्ता हूँ, मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगा। तो वो एक चरित्र डेवलप करता है कि अगर मैं भ्रष्टाचार में रिश्वत नहीं दे रहा हूँ तो मेरा काम नहीं हो रहा है। तो देश में ये समस्याएं हैं, इन मुद्दों पर मोहन राकेश बार बार निरंतर हम बातचीत करते हैं। आधुनिकता, चूँकि वो आज़ादी के समय इस देश में उन्होंने लिखना शुरू किया था 1940 के बाद से, और आज़ादी का जो स्थिति है वो उन्होंने देखी है। आज़ादी के बाद जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो मध्य वर्ग है, वो किस तरह छला गया, किस तरह राजनीति ने उसको पीछे किया और किस तरह उसने देश की कुछ लोगों के हाथ में देश की जो साधन स्रोत है उनको पहुंचा दिया। तो इससे एक शिक्षित वर्ग कुंठित हुआ, उसके अंदर में विडम्बना बोध हुआ। वो चाह रहा, देख रहा है कि देश को अलग तरीके से विकसित किया जा रहा है, आज़ादी के मूल्य खत्म होते जा रहे हैं, व्यक्तिगता बहुत ज़्यादा हावी है, सामाजिकता खत्म होती जा रही है, आम आदमी की ज़िंदगी निरंतर दूभर होती जा रही है और उसकी कोई बातचीत नहीं कर रहा है। तो मोहन राकेश इन सारे मुद्दों को लेकर के अपने लिटरेचर में, अपने साहित्य में बातचीत करते रहते हैं। और वो चाहते हैं कि लोग सिर्फ चाय पीने और मूंगफली खाकर छिलके फेंकने के लिए मीटिंग ना करें और वास्तविक मुद्दों पर बातचीत करें। ये सवाल उन्होंने खड़ा किया और वो सवाल आज भी है। इसके जो मुख्य पात्र हैं राम भरोसे और श्याम भरोसे, वो सफाई करते रहते हैं, साफ सफाई की औपचारिकता पूरी करते हैं, गंदगी अपनी जगह यथावत कायम है। ये भी एक बड़ी विडम्बना है देश की कि निरंतर सफाई होती है, निरंतर काम होते हैं, लेकिन समस्याएं अपनी जगह रहती हैं, समस्याएं नहीं बढ़ती हैं। हम चीज़ों को फैला देते हैं, हम समस्याओं को समय और स्थान में फैला देते हैं, लेकिन उसका स्थायी समाधान नहीं करते। दरअसल समस्याओं को स्थगित करते जाना इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमने आज़ादी के समय से आज तक किसी भी समस्या का स्थायी समाधान खोजने की कोशिश नहीं की। ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। यही मोहन राकेश इस एकांकी में सवाल उठाना चाहते हैं। वो सवाल आज भी अपनी जगह कायम है कि हम समस्याओं को फैलाएं ना, हम समस्याओं को आगे बढ़ाएं ना, समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढने की कोशिश करें, उन पर ठीक ठीक बातचीत करें, मुद्दे की बातचीत करें, प्रस्ताव को ठीक से देश के सामने रखें और प्रस्ताव पर बहस करने के लिए आगे बढ़ाएं। तो मोहन राकेश ये आधुनिक बोध की कहानीकार, एकांकीकार के रूप में हमारे सामने आते हैं और देश को एक सवाल छोड़ करके जाते हैं कि देश को क्या करना है। क्या सिर्फ अपने समय को, अपनी मुद्दों को सिर्फ फालतू की बातों में आगे फैलाना है या वास्तविक रूप से हमें लड़ना है, संघर्ष करना है। तो जीवन में सच्चाई को जानना, सच्चाई को प्रस्तुत करना और सच्चाई को महसूस करना, ये मोहन राकेश सवाल के रूप में छोड़कर जाना चाहते हैं। ईमानदारी, न्याय, लोकतंत्र, ये हमारे पृष्ठभूमि में जा रहे हैं। अन्याय, बेईमानी, स्वार्थपरता, ये हमारी सामने दिखाई दे रही है, ज़्यादा आ रही है। ये भी एक सवाल है। इस मीटिंग के माध्यम से मोहन राकेश इस सवाल को भी खड़ा करते हैं कि लोगों अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम सार्वजनिक समय और सार्वजनिक स्थान को बर्बाद करते हैं। जो पब्लिक प्लेस है उसको हम व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए खराब करते हैं, गंदा करते हैं और अपने समय को व्यक्तिगत कामों में लगाते हैं। तो देश का समय, हमारा जो ड्यूटी है, अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं, अगर हम देश के सेवक हैं, तो हमारा जो समय है वो समय हमें देश को देना चाहिए, मूल मुद्दों पर काम करना चाहिए। ये सवाल मोहन राकेश इस एकांकी में छोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर हम इस एकांकी को देखेंगे तो मध्यवर्गीय जीवन, उसकी निराशा बोध, उसकी व्यर्थता बोध, उसके अंदर जो उबाऊपन आ गया है, जो एकरसता आ गई है, जो नीरसता आ गई है, उसके कारण वो
देश के मुख्य मुद्दों को सामने नहीं रखता है, उस पर बहस नहीं करता है, उस पर बातचीत नहीं करता है, उससे बचने की कोशिश करता है। तो समस्याओं से हम बचने की कोशिश करेंगे, उनका सामना नहीं करेंगे तो हमारा देश धीरे धीरे पीछे हटता जाएगा। हमारा देश को जितना विकास करना चाहिए वो विकास नहीं कर पाएगा। तो समस्याओं को सही रूप में समझें। जैसा कि इस एकांकी में एक प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव ठीक से पेश ही नहीं हो पाता है। पेश नहीं हो पाता है तो उस पर कोई बातचीत नहीं होती है, वो आगे नहीं बढ़ता है। तो समस्याओं को ठीक ठीक तरीके से हम प्रस्तुत करें और उस समस्याओं पर बातचीत करें, बहस करें, मुद्दों पर बहस करें, आगे बढ़ें, तो सवाल हमारे ख़त्म होंगे, सवाल खड़े नहीं रहेंगे। तो देश में सवालों को हम समाप्त करने की कोशिश करें, सवालों को खड़ा रखने की कोशिश ना करें। ये इस एकांकी का मुख्य संदेश है। और इस संदेश को हम लोग समझें, इस सारांश को समझें, तो देश का भी विकास होगा और हमारा भी विकास होगा। जय हिंद, नमस्कार।